सेव किया क्या? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये वाला पार्ट अभी कवर करेंगे। तो पहले तो इन्होंने सीधा सीधा स्टार्ट किया है न्यूमन पियर्सन लेमा से ही। मोस्ट पावरफुल टेस्ट, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ द फैमिलीज हैविंग MLR प्रॉपर्टी। MLR है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, है ना। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल फॉर एक्सपोनेंशियल फैमिलीज एंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट। क्योंकि बाकी आप लोग बेसिक्स तो जानते ही होंगे। स्टिल स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है मेनली हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे आप, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन इज स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। सिंपल है। जैसे नॉर्मली जैसे ये तो हाइपोथेसिस मतलब इंग्लिश का जो वर्ड है, जो इंग्लिश में डिक्शनरी में डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ भी होगा। जनरली हमारा स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में होगा ये। तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ पीडीएफ एफ थीटा, जहां पे थीटा कोई अननोन पैरामीटर है। सो एक्चुअली जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये पैरामीट्रिक इन्फरेंस है। तो पैरामीट्रिक इन्फरेंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पैरामीटर्स। आगे नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन भी है। सो नॉन पैरामीट्रिक में वहां पे हम लोग थीटा के बारे में बात नहीं करेंगे। सो अभी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। सो जनरली बुक में जो डिफाइन करता है, जैसे रोहतगी वाली बुक देखेंगे तो ये डिफाइन करता है ना। यहां बोल रहा है जहां पे ये है, और दिस थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, दिस थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, जो कि पैरामीटर स्पेस एक बिग थीटा है। और सो थीटा अननोन है एक्चुअली, तो आपको है ना एफ थीटा, क्योंकि थीटा इज अननोन, तो थीटा के लिए टेस्टिंग होगा। एंड यहां पे ये अज्यूम करते हैं कि पैरामीटर स्पेस कंटेन्स एटलीस्ट 2 पॉइंट, है ना। तो यहां पे अजम्पशन है कि ये जो पैरामीटर स्पेस है
where this big theta contain at least 2 point, है ना, क्योंकि अगर सिंपल वर्ड से सिंपल भी लिखेंगे आगे तो एक पॉइंट H0 में एक H1 में होगा. सो हाइपोथेसिस का जो डेफिनेशन है, व्हाट दे डिफाइन इज सिंपल, अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस इज एन असर्शन अबाउट द अननोन पैरामीटर थीटा. दिस इज सिंपल डेफिनेशन, है ना. सो ये होगा. तो मेनली ये पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस है. तो बोलता है कि अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस इज, so a parametric hypothesis is an assertion about a known parameter theta. assertion या statement लिख सकते हैं ना, statement about an unknown parameter theta. ये सो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, सो फर्दर वी राइट, सो जनरली वी राइट, है ना, नल हाइपोथेसिस एंड जले, है ना. तो आगे क्या होता है जनरली कि सो वी यूजुअली राइट, क्या लिखते हैं, एक H0 लिखते हैं. H0 मतलब नल हाइपोथेसिस. सो लाइक जस्ट एक स्टेटमेंट आप जो भी लिखेंगे थीटा के बारे में, तो इट इज नल हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे, सो यू विल टेक सम थीटा, या तो आप सिंगल पॉइंट लिखो या एक सेट लिखो. तो जनरली वी रेक थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट वर्सेस या अगेंस्ट. तो ये H0 है. दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. दिस वी कॉल नल हाइपोथेसिस दैट वी वांट टू टेस्ट. एक्चुअली हमारा मेन पर्पस यही टेस्ट करने का होता है, ठीक है ना. सो वी राइट H0 विच इज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, है ना. ये पैरामीटर स्पेस को फर्दर हमने डिवाइड किया. एक्चुअली ये जो पैरामीटर स्पेस लिखा है ना, दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस यूनियन दिस, ठीक है ना, सच दैट दे हैव नथिंग इन इंटरसेक्शन. सो दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ऐसा होगा. तो दिस यूनियन दिस इज दिस, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट होगा. सो नाउ एक यहां 1 होगा ना, H1. सो दिस, सो इसके जो अपोजिट लिखेंगे ना, व्हेन यू राइट जस्ट कोई भी आप थीटा के बारे में कोई आपने अजम्पशन लिया या कोई टेस्ट करना आपको, सपोज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट और नॉट, ये स्टेटमेंट है. तो इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड जस्ट इसके अपोजिट, सो कुछ जगह अल्टरनेटिव का कोई जिक्र नहीं होता जी, जस्ट H0 पे बात करते हैं, विल रिजेक्ट H0 और एक्सेप्ट H0, ऐसा बात करते हैं ना. बट इफ यू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट एंड H1 या HA लिखा रहता है, इट्स सेम थिंग. सो थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1 एंड दैट विल बी समथिंग लाइक, यहाँ लिख दिया है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है. सो बिग थीटा 1 इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बिग थीटा नॉट. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. सो मेनली हमें यही टेस्ट करना होता है, H0 अगेंस्ट H1 हर बार. सो H0 अगेंस्ट H1. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, सपोज आई टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, है ना. सो इफ यू टेक अ रैंडम सैंपल x1 x2 xn नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. H0 यू मे टेक, मान लो मैं ऐसा लिखूंगी, सपोज थीटा बिलोंग्स टू अभी के लिए 1 2, तो पैरामीटर स्पेस है 1 2. दिस इज बिग थीटा. तो यहाँ जो बिग थीटा जो मैं लिखता था, दिस इज सेट कंटेनिंग 1 2. वी मे टेक बिग थीटा नॉट एज सिंगलटन 1, दिस बिग थीटा 1 एज सिंगलटन 2. तो जो हम यहाँ लिख रहे थे कि H0 है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट जो H1 है आपके पास थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1. तो यहाँ पे एक्चुअली हो गया कि H0 इज थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट, यू वांट टू टेस्ट
h1 थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये टेस्ट होगा यहाँ पे, इस तरह के केसेस हैं. सो थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 2. सो दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. तो दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट थीटा, कि आपने यहाँ कहा थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 है. अब आपको टेस्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू गिवन, आपको कुछ डेटा गिवन होगा, कुछ टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. ये चीज़ है, ठीक है ना. तो ये सिंपल, दिस इज नल हाइपोथेसिस. तो दिस वी कॉल, दिस इज नल हाइपोथेसिस and this is alternative hypothesis. इस तरह से आ जाएगा. सो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फर्दर जो हाइपोथेसिस उसको फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है कि हम इसको नल या अल्टरनेटिव को कब सिंपल बोलेंगे और कब कंपोजिट बोलेंगे. तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल. जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिखा हूँ, अगर इसी में दूसरा एग्जांपल लिखता, तो दिस वाज द वन एग्जांपल ना, पहला केस है. दूसरा में हो सकता है कि, चलो एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ. तो इफ आई राइट सो दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1. अब यहाँ पे जो पैरामीटर स्पेस है ये होल आर है, मान लो इस तरह से, उसकी थीटा इज होल रियल नंबर. सो यहाँ पे जो हम बिग थीटा कंसिडर कर रहे हैं पैरामीटर स्पेस, दैट इज होल आर विच इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अब ये बिग थीटा नॉट क्या होगा. सो मान लो अभी के लिए मैं मान लिया सिंगलटन 0 है, और जो बिग थीटा 1 होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. विल टेक जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना. या आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इस तरीके से होगा. सो यहाँ पे मतलब ये है. सो व्हेन यू डिफाइंड एच नॉट, थीटा इज बिग थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज, यहाँ पे h1 होगा बिग थीटा 1, ऐसा. तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे एच नॉट, so here is theta is 0 against h1 theta is non-zero, ऐसा हो सकता है ना. so we may define in other way, है ना. ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि x1 x2 xn it is normal, it is a random sample normal theta comma 1, इस तरह से. अब यहाँ पैरामीटर स्पेस अभी भी r है. so we can further मान लो h नॉट वैल्यू थीटा लेस देन इक्वल टू 0 होगा अगेंस्ट h1 थीटा मोर देन इक्वल टू 0. तो इक्वल टू दोनों जगह नहीं हो सकता, सो मोर देन 0 ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ, या उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे. तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या था, h नॉट में थीटा 1 थीटा 2. दूसरा केस क्या है कि थीटा इज 0 वर्सेस थीटा नॉन 0. यहाँ है थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, थीटा मोर देन 0, इस तरह से. तो आगे एक वर्ड आता है सिंपल हाइपोथेसिस, एंड दूसरा होगा कंपोजिट. सो हाउ डू वी डिफाइन सिंपल हाइपोथेसिस, इसका क्या डेफिनेशन होगा. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, सिंपल है कि लेट, ऐसा बोल दूं अगर मैं कि लेट बिग थीटा नॉट कंटेन ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, मतलब एच नॉट में जो पैरामीटर स्पेस है दैट कंटेन ओनली वन पॉइंट, और दैट इज ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, ठीक है ना. या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन. इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑलरेडी नोन होता है, मतलब थीटा अगर गिवन है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली गिवन होगा आपको. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड, या तो ऐसा बोल सकते हैं, या
इन द हाइपोथेसिस, या ऐसा लिखूं, अलग अलग वर्ड में लिखे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर, अभी मैं एच नॉट का लिख रहा हूं, सेम चीज एच वन के लिए हो सकता है कि सिंपल है कि नहीं है, तो हम ये बोलेंगे फाइड। देन वी से, देन जो ये एच नॉट है दैट विल बी थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट इज सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है ना, सेम चीज पर ऑल्टरनेटिव ऑल्सो होगा, ऑल्टरनेटिव में भी ऐसा ही है कि अगर बिग थीटा वन कंटेन सिंगल पॉइंट सिंगलटन सेट, या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दैट हाइपोथेसिस इज स्पेसिफाइड, और यू से कि जो आपके पास सारे पैरामीटर स्पेसिफाइड है, सो देन यू से इट इज सिंपल हाइपोथेसिस। तो मैं नल के टर्म में लिखा हूं, अदरवाइज इसमें लिख सकते हो। तो मैं एच नॉट के लिए लिखा हूं सेम चीज, यू कैन राइट सिमिलर थिंग फॉर द एच वन। तो एच नॉट जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कंपोज, दूसरा क्या होता है कंपोजिट, कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो ये क्या होगा, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। सो इफ मान लो ऐसा लिखूं कि इफ बिग थीटा नॉट इज कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइपोथेसिस इज नॉट सिंपल सो इट इज कंपोजिट, है ना, मोर देन वन पॉइंट, या ऑल पैरामीटर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा। अगर ऐसा नहीं है, और आप ऐसे लिख सकते हो दैट इज या डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड, देन वी से इसी का जस्ट अपोजिट है, सिंपल का अपोजिट कंपोजिट होगा यहां पे। सो ऑल पैरामीटर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, सो आर नॉट स्पेसिफाइड, देन इट इज, है ना, मान लो अंडर एच नॉट लिख देता हूं, यही वो उसी के टर्म में लिख देता हूं। सो अंडर एच नॉट, देन एस नॉट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो ये कंपोजिट होगा, है ना। तो ये जस्ट एच नॉट के टर्म में डेफिनेशन लिखा, यू कैन राइट फॉर द एच वन ऑल्सो, सेम चीजें हैं। या एच के टर्म में सिंपली लिख सकते थे कि हाइपोथेसिस अंडर दैट हाइपोथेसिस पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, इट इज कंपोजिट, इट इज सिंपल। इफ ऑल पैरामीटर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, इट इज कंपोजिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो दो पैरामीटर है तो दोनों भी यस, दोनों स्पेसिफाइड होने चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जैसे मान लीजिए कि x1 x2 डॉट 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 xn, इट इज नॉर्मल थीटा कॉमा वन। जैसे अभी सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। अभी क्या है, जैसे पहले लिखा था हमने, या इसी में लिख देता हूँ, क्या अलग से डिफाइन करना है ना। यहाँ पे देखो, तो जैसे इसमें अगर हम इसी डेफिनेशन को अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है और हाइपोथेसिस में यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सो दिस इज सिंपल हाइपोथेसिस, ये क्या है, सिंपल है। और यहाँ पे देखिए, सो थीटा स्पेसिफाइड है, एक ही पैरामीटर, थीटा इज 2। सो पैरामीटर स्पेस यहाँ पे क्या है, सिंगलटन सेट है ना दोनों में। सो ये भी क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस है। सो दिस प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड सिंपल वर्सेस सिंपल, है ना, सिंपल अगेंस्ट सिंपल हाइपोथेसिस। तो यहां जो टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग विल बी सिंपल अगेंस्ट सिंपल, या सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पे दोनों सिंपल है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन एच नॉट, यहाँ पे अंडर एच नॉट थीटा इज स्पेसिफाइड, सो नल हाइपोथेसिस इज सिंपल हाइपोथेसिस, है ना। तो ये सिंपल है, दिस इज सिंपल हाइपोथेसिस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. So under this hypothesis, theta can take any real value other than 0. So there are uncountably many possible values of theta under this hypothesis. So means this is composite hypothesis. So this is composite
हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर यहाँ पे आएंगे, इसी में तीसरा पार्ट था दिस, तो यहाँ पे एच नॉट में क्या है, थीटा कंटेन्स ऑल रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 0, सो इट हैज अनकाउंटेबली मेनी, तो ये भी हो गया कंपोजिट। सो दिस प्रॉब्लम इज सिंपल वर्सेस कंपोजिट, दिस इज कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, है ना। सो कंपोजिट हाइपोथेसिस ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट, है ना, क्योंकि यहां पे थीटा के भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ रहा होगा अभी। तो इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं अब। तो यहां मान लीजिए नॉर्मल 0, थीटा स्क्वायर, थीटा इज रियल नंबर, सिग्मा स्क्वायर इज मोर देन 0। अब मैं आपसे लिखूं कि मान लीजिए ऑप्शंस हैं, सो एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए क्या है, सिंपल है या कंपोजिट है अभी? सिंपल। तो ये अभी कंपोजिट है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे दो पैरामीटर है, बोथ आर अननोन पैरामीटर, ठीक है ना। सो दोनों अननोन है, और यहाँ एक ही पैरामीटर का स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सिग्मा स्क्वायर कैन टेक एनी वैल्यू। तो थीटा एक करस्पॉन्डिंग सिंगल्टन सेट है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग तो पूरा पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। सो यहाँ जो पैरामीटर स्पेस बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ जो ये जरूर नहीं थीटा ही है, तो अभी मैं समझाने के लिए इसको म्यू कर देता हूँ, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि थीटा तो नोटेशन है, ये म्यू ले लिया, मान लो म्यू है। सो यहाँ पे जो पैरामीटर स्पेस बनेगा, इसमें जो पैरामीटर स्पेस है, म्यू की पॉसिबल वैल्यूज है ना, अगर एच नॉट ये लिखता हूँ तो ये होगा सिंगल्टन 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ये, आप अगर यहाँ जो आपको याद है ना, थीटा जब हम लिखते हैं ना, सो थीटा इज अ पैरामीटर वेक्टर, ये वेक्टर है, इस कंटेन ऑल, यहाँ पे होगा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और ये कहाँ बिलोंग करेगी, आर क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। ये देखिए आर क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, तो ये है पैरामीटर स्पेस। अब आपके पास दिस इज योर पैरामीटर, जो बिग थीटा में लिख रहा था, नाउ इट इज दिस एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। ये ऑर्डर पेयर है, थीटा हेयर इज द सेट ऑफ, है ना, ये ऑर्डर पेयर है यहाँ पे। सो इस तरह से आ जाएगा अंडर एच नॉट, ये है आपके पास। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो म्यू नहीं लिखा मैंने, सिर्फ लिखा कि सिग्मा स्क्वायर इज 1, सो इट इज अगेन कंपोजिट। तो ये कंपोजिट था, अभी भी कंपोजिट। अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ सिग्मा स्क्वायर इज 1, तो यहाँ हिडन है कि थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, थीटा को अगर म्यू कर दिया है, सो म्यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू, दिस इज हिडन। सो यहाँ पे जो पैरामीटर स्पेस आपका बनेगा अंडर दिस हाइप, मान लो एच नॉट ही लिख देता हूँ, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अंडर दिस इट इज आर क्रॉस सिंगल्टन 1, है ना, एंड दिस इज नॉट सिंगल्टन सेट, तो ये कंपोजिट है। तो ये क्या है, कंपोजिट हाइपोथेसिस है, दिस इज कंपोजिट, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है ना, ये कहना चाह रहा हूं दिस इज कंपोजिट, तो आपको ये समझना है कि वो कंपोजिट है। सो दिस इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। अगर ऐसा होगा कि हाँ म्यू 0 हो गया, सिग्मा स्क्वायर 1 हो गया, नाउ बोथ पैरामीटर आर स्पेसिफाइड, सो दोनों कंपोजिट है, ठीक है। सो दिस इज कंपोजिट हाइपोथेसिस, दिस इज composite hypothesis because the parameter space is this one. ये जो होगा this is simple hypothesis, ये simple है because the parameter space under this hypothesis is singleton 0 cross singleton 1, तो ये 0 1 का एक singleton set आ जाएगा, है ना। this is a singleton set containing 0 1. So this is a singleton set containing 0 1, ये आ जाएगा, ये है ना। सिमिलरली H1 में हो सकता है कि मान लो ऐसा लिख दे कि म्यू इज नॉन जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर इज 1, ऐसा, तो या H0 ही है ना, अभी मान लो ऐसा हो जाए,
तो इस केस में अभी भी ये कंपोजिट ही है ना, स्टिल इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस, क्योंकि म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड. सो ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड, यही है. सो ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड. कोई डाउट है किसी को, पूछिए. सो है ना, सो दिस इज कंपोजिट, कंपोजिट, सिंपल, कंपोजिट. सिंपल तभी होगा व्हेन ऑल पैरामीटर विल बी स्पेसिफाइड बाय अ पॉइंट, तब जाके वो सिंपल होगा. ठीक है, तो ये तो सिंपल और कंपोजिट की स्टोरी हो गई. आगे देखते हैं. हाउ डू यू डिफाइन रिजेक्शन रीजन, है ना, ये कह रहा है रिजेक्शन रीजन का क्या डेफिनेशन है. तो एक्चुअली होता क्या, आपको रैंडम सैंपल का मान लो ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन है और आपको टेस्ट करना है कि यू विल रिजेक्ट एच नॉट और नॉट रिजेक्ट एच नॉट. तो हाउ विल बी डिसाइड कि कब रिजेक्ट करना है एच नॉट को, कब रिजेक्ट नहीं करना है एच नॉट को. उसके लिए आपको एक टेस्ट फंक्शन दिया होगा या टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, जिसके बेस पे आप क्रिटिकल रीजन लिखेंगे या रिजेक्शन रीजन लिखेंगे. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिजेक्शन रीजन, हाउ डू वी डिफाइन. जैसे मान लो होता क्या है कि मान लो आपके पास x1 x2 डॉट 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 xn, ये वैल्यूज आपको गिवन है. दिस इज या इट दे आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है आपके पास कैपिटल x1 कैपिटल x2 एंड कैपिटल xn. मतलब ये रैंडम सैंपल था. सो वी हैड अ रैंडम सैंपल जिसका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है कि सो इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थी ना, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, ये है. अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है, तो आपके पास क्या होगा, यू विल बी एबल टू डिवाइड जो पूरा रीजन को ना, तो हम लोग सैंपल स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे. तो जैसे ऐसा होगा कि जैसे कुछ ऐसा रीजन होगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स, तो ये वेक्टर एक्स लिख रहा हूँ है ना, यहाँ पे जैसे मैं एक्स लिखता हूँ, जब हम लोग कैपिटल एक्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है x1 x2 xn, ये एक वेक्टर है. स्मॉल एक्स लिखेंगे, इसका मतलब है स्मॉल x1, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं इसकी, स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn, ये आपके पास. सो मान लो ऐसा होगा कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स वैक्टर बिलोंग टू सम सेट सी. तो सी कोई सेट है ना, जहां पे एच नॉट रिजेक्ट होगा, कोई क्राइटेरिया होगा, ऐसा हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन, जो सी है ना. तो एंड ऐसा लिखेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट इफ, यहाँ पे इफ लगा देता हूँ ना, व्हेन एक्स वैक्टर डज नॉट बिलोंग टू सी. तो इस तरह क्राइटेरिया होगा. अब सी क्या है, सी इज द क्रिटिकल रीजन, वही रीजन है. तो एक्स नॉट की वैल्यू उस रीजन में बिलोंग करेगी तो हम रिजेक्ट करेंगे, बिलोंग नहीं करेगी तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये होता है कि वी डू नॉट हैव मच एविडेंस टू रिजेक्ट, ये चीजें हैं. तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखता है, तो ऐसे ही बता रहा हूँ. तो जो डेफिनेशन है बुक में कि हाउ डू वी डिफाइन रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन. सो क्रिटिकल रीजन क्या है,
या इसी को आप रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन? तो जो डेफिनेशन है दे आर सेइंग कि लेट्स से it is coming from a distribution having PDF और PMF f theta, जहां थीटा बिलोंग कर रहा है पैरामीटर स्पेस बिग थीटा से. सो दे आर सेइंग अ सबसेट C ऑफ Rn. तो ये Rn का मेंबर है. C इज अ सबसेट ऑफ Rn such that a subset C of Rn such that we reject H naught, such that if vector x belongs to C we reject H naught, है ना. we reject null hypothesis. So we reject null hypothesis. So we reject H naught, which is null hypothesis. So is called critical reason. ये एक सेट है. क्रिटिकल रीजन इज अ सेट, है ना. सो इट इज अ सेट. सबसेट लिखा है ना, तो सबसेट मीन्स इट इज अ सेट एक्चुअली. सो इट इज अ सेट. सो दैट इज, दूसरे वर्ड्स में अगर लिखेंगे तो C इज सेट ऑफ X बिलोंग्स टू Rn सच दैट H नॉट इज रिजेक्टेड. H नॉट इज रिजेक्टेड, ये मतलब है. सो those values of C for which H naught is rejected. Okay, so see the rejection reason. So C में भी n number of element होंगे, मतलब n number का टपल होगा. हाँ हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम जैसे एक ही पैरामीटर है तो ये R का सबसेट होगा. 2 पैरामीटर है R स्क्वायर का सबसेट होगा. जैसे मान लीजिए नॉर्मल में म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है ना, जैसे तो वहां पे x बार और एस स्क्वायर आता है एज अ टेस्ट या कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर आया था. तो उसके लिए x बार और एस स्क्वायर एक टपल हो गया ना, ऑर्डर पेयर. तो वैसे ही ऑर्डर पेयर्स होंगे C में. हाँ, x1 x2 R to the power n पैरामीटर से आया है, ना कि ऑब्जर्व वैल्यू से आया है. नहीं नहीं, वो एक्चुअली, हाँ यहाँ पे आपको समझना है. नहीं नहीं, एक्चुअली उससे ही है. यहाँ पे x1 x2 xn जो है वो तो रैंडम, ये एक्चुअली सैंपल से ही आया है. आया तो सैंपल से ही है, लेकिन आया तो अच्छा, जैसे मान लीजिए एक ही पैरामीटर की बात, दो की नहीं करते हैं, एक ही पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं. जैसे x1 x2 x3 xn है ना, तो इन वैल्यूज हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्चुअली. जैसे एग्जाम्पल, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आपको समझ आएगा. एक एग्जाम्पल लिखते हैं. नहीं, वो एक्चुअली सैंपल से ही आया है. x1 x2 xn जो है IID अभी लिख रहा था नॉर्मल थीटा कॉमा 1. मान लीजिए इसमें बात करता हूं, अगर हम लिखते हैं कि रिजेक्ट H नॉट इफ, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x बार इज लेस देन, मान लो अभी के लिए 2, ये लिख दिया मैंने. तो यहां पर रिजेक्शन रीजन क्या लिखेंगे आप? तो C क्या होगा? सो ये जो C होगा, वैसे x बिलोंग्स टू R, तो x क्या है? Rn ना, क्योंकि n है. सच दैट कि x बार लेस देन 2, ये आ गया. तो इसका क्या मतलब, ये x फैक्टर का क्या मतलब है? इस x का मतलब है x1 x2 xn, यही है ना. देखिए, तो वैसे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, xn की वैल्यू, जिसके लिए x बार की वैल्यू 2 से कम हो जाए, ये मतलब है.
वो तो डिपेंड करेगा ना। अच्छा जैसे मान लो मैं कह रहा था, तो वो फंक्शन होगा उसका। उससे लेस देन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब जैसे इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हाँ तो उससे कम नहीं हो सकता क्योंकि सारे बिलोंग कर जाएंगे, तब कैसे होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे बिलोंग कर जाएंगे? जैसे मैं आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे दूं अभी के लिए, मान लो एक क्वेश्चन ले लो आप। जैसे अभी मैं अगर सिंपली आपको बोलूं कि चलो एक क्वेश्चन हम आसान सा बना लेते हैं कि x1 x2 x3 है, रैंडम सैंपल नॉर्मल थीटा कॉमा 1। अभी मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, और यहाँ पे जैसे h0 है समथिंग, थीटा इज इक्वल टू मान लो 0, और h1 है थीटा इज इक्वल टू 1, ये मान लो ऐसा है। अब मैंने ऐसा लिख दिया कि रिजेक्ट h0 इफ, ठीक है, तब जो बन के आएगी इसका क्रिटिकल रीजन x बार, ये एक्चुअल जो आएगी वो आएगी x बार मोर देन सम नंबर k। अभी के लिए k कुछ मान लो अभी 2 ले लिया, जैसे मैं लिख रहा था अभी ऐसा मान लिया। अब मैं आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रहा हूं कि x1 की वैल्यू है 0.1, x2 की वैल्यू है -1, x3 की वैल्यू है 4। तो ऐसा थोड़ी है कि x1 x2 x3 कुछ भी ले लोगे तो हर बार रिजेक्ट ही हो जाएगा, ऐसा है? वो तो डिपेंड करेगा ना ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है। तो यहां पे x बार टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अब यहां हो सकता है कि इन वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट हो जाए। अरे अभी आप क्या कह रहे थे कि सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी? क्या मैं x1 x2 xn कुछ भी लूंगा सेटिस्फाई करेगी? नहीं। फिर तो वो तो डिसाइड करेगा ना कि वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज रैंडम सैंपल की क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा ना टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल रीजन में है या क्रिटिकल रीजन में नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं, तो अभी मैंने ऐसा क्रिटिकल रीजन बनाया है कि ये जैसे 0 है, तो अभी मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा, तो मैंने ऐसा कहा कि ये रिजेक्शन रीजन ले लो। ऐसा वो तो पता है होगा नहीं होगा बात की बात है। जैसे मैं अभी यही सेम कंसिडर कर लेता हूँ अभी के लिए, वो तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, जैसे मोर देन के लिए कर लेते हैं मान लो। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, मैं जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि मान लो ऐसा है लफली, कैसा भी ग्राफ है, तो ये तो हालांकि पीडीएफ है, लेकिन मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सपोज ये 2 नंबर है, ये x बार की वैल्यू है मान लो, ऐसा तो है ना। तो अगर इधर होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, तो जरूरी थोड़ी, वो तो डिपेंड करेगा कि x1 x2 xn क्या है। मैं जैसे ग्राफ नॉर्मल का बना रहा हूँ, कैसा भी देख लो, तो वैल्यू 2 से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर मैंने कहा 2 से ज़्यादा है तो वैसा कर लो, और नहीं है तो वैसा, है ना। x बार की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 से कम होगी या 2 से ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा अगर 2 से ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर लो, तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। यही है ना रिजेक्शन रीजन इस केस में। अगर मोर देन 2 लिख दिया मैंने तो ये रिजेक्शन रीजन हो गया, ये है रिजेक्शन रीजन, ऐसा है, दिस इज रिजेक्शन रीजन। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हम x1 x2 x3 xn कुछ भी लेंगे तो x बार 2 से ज़्यादा ही होगा, 2 से कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि वेदर h0 विल बी रिजेक्टेड और h0 विल नॉट बी रिजेक्टेड। ये चीज़ें हैं, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये रिजेक्शन रीजन है, इसको एक्सेप्टेंस रीजन बोल सकते हैं। मतलब h0 यहाँ एक्सेप्ट होगा, यहाँ h0 रिजेक्ट होगा अगर ये 2 नंबर है। अभी मैं बोल रहा हूँ x बार के लिए बात कर रहा हूँ कि x बार मोर देन 2 लेस देन 2, तो डिपेंड करेगा ना कि x बार की वैल्यू गिवन डेटा के हिसाब से क्या आती है। लेस देन 2 आएगी, मोर देन 2 आएगी, रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो वन साइडेड टेस्ट बोलते हैं ना इसको, तो वैसा है। जैसे यहीं पे लिख दिया, अब यहाँ पर चेक करो कि क्या आएगी वैल्यू x बार की यहाँ के हिसाब से, और मैं वैल्यू बदलूंगा तो हर बार सेम थोड़ी आएगी। यहाँ से x बार कितना आएगा, सो इफ यू फाइंड x बार, तो इसको मैं थोड़े आसान करने के लिए मान लो अभी के लिए इसको 2 ले लो, मान लो अभी 2 है लेट्स से, तो ये आ गया 7/3। बताइए 2 से ज़्यादा है कि 2 से कम है? ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी रिजेक्ट h0। तो यहाँ ऐसा होगा इस क्राइटेरिया के हिसाब से। और अगर मैं वैल्यू यहाँ चेंज कर दूँ, कुछ और ले लूँ, है ना, मान लो यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, तो 0 ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, जब आप 0 ले लेंगे तो उस केस में मान लो इसी को मैं दूसरा अगर, तो ये सैंपल साइज है ना, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये है। अभी के लिए मान लो मैंने इसको 0 ले लिया, तो जब 0 ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 2 है नहीं, तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा।
ये 1 लेस देन 2, तो यहां लिखेंगे वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, ये चीज है। एक मिनट है ना, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि रिजेक्ट तब कर पाते जब एक्स बार 2 से ज्यादा होता, 2 से कम है, सो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ऐसा है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, जो आप कहना चाह रहे हैं, इस रीजन को मैं ठीक से लिखूं यहाँ पे सी को, तो सी होगा सेट ऑफ x1 x2 x3 which is in r cube such that, so which is in r cube such that x bar is less more than 2। तो ये है हमारा क्रिटिकल रीजन, दिस इज क्रिटिकल रीजन हेयर। ठीक है जी, सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन। एंड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे जो एस्टिमेटर इन्वॉल्व है, इसमें एस्टिमेटर कौन सा इन्वॉल्व है, एक्स बार, तो एक्स बार जो एस्टिमेटर इन्वॉल्व है तो इसको बोलेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, सो सर जी सर इसमें सर जो आपने लिखा वी फेल टू रिजेक्ट, सर इसमें और वी एक्सेप्ट में से कोई डिफरेंस है या फिर नहीं? हाँ वैसे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लोग ये कहते हैं ना कि वी डोंट हैव मच एविडेंस ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, बट जनरली लिख सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं 2 पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं तो वी कैन राइट, लेकिन वैसे दोनों में थोड़ा सा वैसा है, जैसे ये लोग लिखते हैं एविडेंस बोले तो ऑब्जर्वेशन, हाँ, मतलब वैसा जो डेटा है वो उतना सफिशिएंट नहीं हुआ कि रिजेक्ट कर सके हम एच नॉट को। हाँ, जो ऑब्जर्व वैल्यू आई, जैसे ये कहता है कि when x belongs to C complement we fail to reject H naught, in the following we will write except H naught। देखो जो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं वीके रोहतगी के बुक से पढ़ रहा हूँ। सो ये कह रहा है कि अगर मान लो x क्रिटिकल रीजन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, विल राइट वी फेल टू रिजेक्ट H naught। यहाँ कह रहा है कि इन द फॉलोइंग विल राइट एक्सेप्ट H naught, जो आप कह रहे हो, तो वी कैन राइट एक्सेप्ट H naught। ये कह रहा है कि वी एक्सेप्ट H naught, ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आगे जस्टिफाई कर रहा है कि आगे व्हाट दे से कि विल रेसिड x1 ना, h1, हाँ, तो विल एक्सेप्ट h नॉट h1 when we fail to reject h naught। we emphasize that when the sample point x does not belong to critical region, ये जो x है, वेक्टर x है, does not belong, ये वेक्टर x है, दैट डज, यहाँ वेक्टर x लिखने का मतलब है x1, x2, x3। सो व्हेन वी रिजेक्ट h नॉट, ये कह रहा है कि व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट, सो वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट, इट डज नॉट मीन दैट h नॉट गेट आवर स्टाम्प ऑफ अप्रूवल, इट सिंपली मीन्स दैट द सैंपल डज नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट h नॉट, है ना। तो अभी के लिए ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए ओके है। जब हम लिखेंगे वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट मींस विल राइट वी एक्सेप्ट h नॉट, ठीक है ना, ये है। क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो यहाँ 100% श्योरिटी नहीं है किसी चीज की। एस्टिमेशन में भी ऐसे ही है कि 100% श्योरिटी नहीं है, यहाँ भी 100% श्योरिटी नहीं है, बट टेस्ट प्रोसीजर जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वी विल बी कंक्लूड दिस, ठीक है। हाँ, fail to reject H naught, means that is we accept H naught। एक मिनट, यहाँ क्या लिखा, वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट ना, ओ एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे h नॉट, वी एक्सेप्ट h नॉट, हाँ ठीक है ना, ये होगा रिजेक्ट h नॉट मतलब ठीक है, हाँ वी एक्सेप्ट h नॉट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम अगर लिखते हैं वी एक्सेप्ट h नॉट, अच्छा वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट मीन्स वी एक्सेप्ट h नॉट, हाँ हाँ, ऊपर वाला जो होता है वो रिजेक्शन रीजन और नीच वाला वो एक्सेप्टेंस रीजन। हाँ यस यस, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो एक्सेप्टेंस रीजन, जैसे यहाँ पे मैं फिर से ग्राफ बनाऊं तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है ना, सो दैट विल बी इन द, जैसे यहाँ पे 2 है मेरे पास, लफली समझ लो, तो ये वाला रिजेक्शन रीजन है, यहाँ x बार मोर देन 2 है, मैं x बार के लिए ग्राफ बना रहा हूं, तो x बार मोर देन 2, यहाँ x बार लेस देन 2, इस तरीके से। सो ये है रिजेक्शन रीजन। हाँ ये ठीक है, ये वही कह रहा था, मैंने शायद गलत पढ़ाया क्या,
ये कह रहा था कि वी विल राइट एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है ना, वी विल एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन। तो ये है क्रिटिकल रीजन ना, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। Sir, that means I have a sample space that is two parts. हाँ, One yes. part is rejection region or one part is acceptance region. Yes, yes. So sample space is divided into two parts, acceptance region and rejection region. Yes. Acceptance region and rejection region. And this one is the rejection region. सर इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशंस और वाई एक्सिस पे स्टैटिस्टिक है। x बार है, हाँ ये ग्राफ x वर्सेस x बार है। मतलब सैंपल की वैल्यूज जो आएगी x बार की वैल्यूज, x बार का पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ x बार, यहाँ x बार की वैल्यूज और पीडीएफ ऑफ x बार, तो ये x बार वर्सेस इट्स पीडीएफ, पीडीएफ जो है। ठीक है जी, तो वो डिपेंड करेगा ना, तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट। हाँ वो शुरू में मैंने गलती से एच वन लिख दिया था, ठीक है ना, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो यहाँ वी रिजेक्ट एच नॉट, वी अब आगे क्या होगा, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली क्वेश्चन में जो क्रिटिकल रीजन होगा वो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो वी हैव अ मेथड टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, जो नीमन पियर्सन लेमा की जो बात कर रहा है। नीमन पियर्सन लेमा इज अ मेथड टू कैलकुलेट क्रिटिकल रीजन, है ना, सो दैट इज टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, फाइंड करने के लिए, और वो बताता है कि मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज अ मेथड टू कैलकुलेट क्रिटिकल रीजन, है ना, तो वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल रीजन, क्वेश्चन ये है। सो हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, चला इसकी बात करते हैं। सो हाउ टू डिसाइड क्रिटिकल रीजन, तो इसका आंसर है, अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन गिवन नहीं है, सो हाउ टू डिसाइड क्रिटिकल रीजन, फाइंड दिस, तो उसके लिए एक आंसर आपका है, दिस इज अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड, थ्योरम का नाम है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड ratio test. So this is a way you can find critical reason. So what is the likelihood ratio test? So this says that, अभी मैं अलग अलग पार्ट में बता देता हूं। So suppose x1 x2 xn, it is a random sample from a PDF containing this। अभी के लिए मान लो h0 है आपके पास, सिंपल वर्ड से सिंपल की मैं बात कर रहा हूं, थीटा नॉट अगेंस्ट h1 is theta is equal to theta 1, ठीक है। सो सपोज वी हैव दिस, सिंपल में थीटा के ऊपर पर्टिकुलर थीटा नॉट है, मान लो 0 है, जैसे ये थीटा 1 जो कि 1 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस टेस्टिंग प्रोसीजर या दिस टेस्टिंग प्रॉब्लम। इस टेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए मुझे क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल रीजन, बताइए। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, मैं सिंपल वर्ड से सिंपल के लिए लिख रहा हूं थ्योरम, ये इन जनरल थ्योरम है लेकिन मैं इसको पार्ट में ब्रेक करके लिख रहा हूं, ठीक है। सो बताओ भाई, तो यहां पे जो आएगा, सो इट सेज कि रिजेक्ट एच नॉट इफ, अब तो लाइक्लीहुड फंक्शन आप सबको पता है ना। सो लाइक्लीहुड फंक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन, लाइक्लीहुड फंक्शन हमने यूज किया था अभी MLE निकालने के लिए, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे थे।
फैक्टराइजेशन थ्योरम जो था, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम, जिसमें हम सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल रहे थे, वहां लाइक्लीहुड फंक्शन यूज हो रहा था। एक्सपोनेंशियल फैमिली में लाइक्लीहुड फंक्शन यूज हो रहा था, ठीक है ना। सो वही लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ भी है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा वन लेस देन इक्वल टू के फॉर सम के मोर देन 0. So this will be the critical reason for any simple versus simple testing problem. किसी भी या तो critical reason given होगा, अगर critical reason नहीं given होगा so you will have this as a critical reason. कुछ बुक में क्या करता है, इसका रेसिप्रोकल लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और you can write that is, so कुछ बुक में आपको मिलेगा reject h naught if, इसको पहले लिखता है L थीटा वन अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा वन अपॉन थीटा नॉट। तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मोर देन इक्वल टू 1/k, उसी को बोलो क्या करते हैं, c लिख देते हैं। सो ऐसा लिखा होगा दिस इज c। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे c और k में आपको रिलेशन समझ ही आ रहा है कि c जस्ट 1/k, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यू मे राइट दिस और दिस, है ना। सो ये होगा फॉर सम c मोर देन 0। तो कुछ बुक में आपको ये मिलेगा, कुछ में वो मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन क्रिटिकल रीजन इज नॉट गिवन, आपको इस तरीके से क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा, उसमें क्या करोगे आप लोग। सो सिमिलर प्रोसीजर होगा। अगर सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, इसी थ्योरम का ये फर्स्ट पार्ट है, मान लो अभी के लिए मान लो ये पहला पार्ट है। इसी को मैं अगर दूसरे पार्ट में लिखूं, सो सेकेंड पार्ट ही जब ऐसा होगा कि when your h naught is theta is equal to theta naught against h1 is theta not equal to theta naught, ऐसा आ जाएगा। तो अब ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो गया, दैट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस, दिस इज कंपोजिट। सो नाउ व्हाट विल बी द क्रिटिकल रीजन। तो यहां से जो क्रिटिकल रीजन आएगा, सो सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, है ना, एट एच नॉट, और यहां होगा थीटा का MLE यूज करना होगा आपको, MLE ऑफ थीटा। सो थीटा कैप यू फाइंड। सो MLE क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पे एक्चुअली मैक्सिमाइज करता है ये लाइक्लीहुड फंक्शन को। तो ये थ्योरम है ना, इसका प्रूफ आप देख सकते हो। सो न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में MLE यूज होगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू k विल बी द क्रिटिकल रीजन। सो द क्रिटिकल रीजन विल बी हेयर रिजेक्ट h नॉट if likelihood function at h naught upon likelihood function at MLE of theta, this is less than equal to k for some k more than 0, ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे मान लो थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट है अगेंस्ट h1 है थीटा मोर देन थीटा नॉट, तो क्या करोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, तो यू विल राइट रिजेक्ट h नॉट इफ, तो यहां होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिटवीन दिस। तो यहां पे जो प्रोसीजर आता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, तो मैं जनरल लिख दूंगा, अभी मैं यही लिख देता हूं। सो व्हेन maximize this function when theta less than equal to theta naught upon maximize likelihood function when theta is क्या आ गया यहां से। सो यहां पे होगा MLE, एक्चुअली थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस, जो कि MLE। तो अभी के लिए मैं जस्ट इस क्वेश्चन की बात है तो मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसका जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो जो ये केस है दिस, और यहां पे MLE यूज करना है एक्चुअली, है ना। तो यहां पे आएगा
MLE ऑफ थीटा. सो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का आप MLE यूज करो यहाँ पे. दिस इज लेस देन इक्वल टू k. ये होगा क्रिटिकल रीजन फॉर सम k मोर देन 0. इन जनरल इसका स्टेटमेंट क्या है? तो इन जनरल जो ये बताता है, सो दैट इज एक्चुअली, तो ये तो पर्टिकुलर है ना, अलग अलग केसेस मैंने आपको बता दिए कि जब सिंपल वर्सेस सिंपल है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, और कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट होगा तो क्या होगा. एंड तो जो जनरल स्टेटमेंट है इसका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का, ये क्या, हाँ ग्रेटर देन और लेस देन के लिए सेम ही होता है. हाँ वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं ये जनरल लिखा दे रहा हूँ आपके लिए. तो यहाँ पे है ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, जनरल स्टेटमेंट क्या है. तो यहाँ पे बोलता है कि सपोज H नॉट इज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट H1 थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1. ये है. और आप जानते हैं पैरामीटर स्पेस इन दोनों का यूनियन होता है. जो हमारा पैरामीटर स्पेस है दैट इज द यूनियन ऑफ बोथ पैरामीटर स्पेसेस, एंड दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है. सो ये बिग थीटा नॉट इंटरसेक्शन बिग थीटा 1 विल हैव नथिंग इन कॉमन. तो वैसा रहेगा. सो ये कहता है कि रिजेक्शन रीजन विल बी रिजेक्ट H नॉट इफ यू मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन when theta belongs to big theta naught upon you maximize likelihood function when theta belongs to big theta. 1 नहीं लिखा हुआ है. less than equal to k for some k more than 0. चेक कीजिए. सर दोनों ही के केस में हाँ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इन दोनों में. किसकी? मतलब क्योंकि थीटा बिलोंग टू पैरामीट्रिक स्पेस है तो उस पैरामीटर में जो MLE आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी वही होगी. मतलब यस numerical यस value. हाँ हाँ. सो आपको सर डिनोमिनेटर में H1 होगा ना, थीटा नहीं नहीं H1 नहीं, ये पूरा बिग पैरामीटर स्पेस है, नॉट H1. तो फिर इसमें देखेंगे कि कहाँ पर फंक्शन पूरे स्पेस में. हाँ इसमें देखना है कि H नॉट में किस पॉइंट पे मैक्सिमम है वो लिखना है. इसमें देखना है कि पूरा पैरामीटर स्पेस में कहाँ मैक्सिमम है. और MLE का यही डेफिनेशन था, है ना. तो इन जनरल यहाँ MLE आएगा. तो मेनली ये तब होगा जब ये कंपोजिट है. सिंपल वर्सेस सिंपल में H नॉट अपॉन H1 ही होता है. ठीक है. ठीक है यहाँ तक. अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, इसके पहले कुछ एक दो टर्म और डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे आते हैं इसके क्वेश्चन पे. जनरली एक क्या होता है कि वाइल टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है कि मान लो या तो H नॉट ट्रू होगा या H नॉट फॉल्स होगा. सो H नॉट इज ट्रू और H नॉट इज फॉल्स. ये क्वेश्चन में कई बार गिवन रहता है. और यू विल आइदर रिजेक्ट H नॉट और यू विल नॉट रिजेक्ट H नॉट या एक्सेप्ट H नॉट. ठीक. सो इस केस में क्या होगा? क्या होता है जी बताइए. तो यहां पे फर्दर हम डिफाइन कर रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर को इस टेबल के थ्रू.
rejecting age not when age not is true type 1. सो That व्हेन, means हाँ, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। ये डेफिनेशन है, इसके थ्रू ही लिख देता हूं मैं। आगे। और accepting हाँ, diagonal बराबर accepting age not and age not false type 2. टाइप 2 एरर, करेक्ट है ना, टाइप 2 एरर। एंड दिस इज द राइट डिसीजन, तो देर इज नो प्रॉब्लम हेयर, है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर इज व्हेन यू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट ट्रू है, स्टिल यू रिजेक्ट एच नॉट, तो दैट प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होगा। यही बाद में साइज ऑफ द टेस्ट होता है। सो दैट मच एरर विल बी, इसको बोलते हैं साइज, है ना। तो अभी जो मैं बोलूंगा, जैसे टाइप 1 एरर का मतलब, जैसे कई बार पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर निकालो, ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे पूछेगा टाइप 2 एरर क्या होगा। सो अगेन टाइप 2 एरर मीन्स यू एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है। सो ये है ना, एग्जाम में कई बार पूछता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सो ये हो गया टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है उसके बारे में। अभी के लिए जैसे मैं इस पे एक तो क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आप अप्लाई कर सको। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूं। सो लेट x1 x2 xn is a random sample from normal theta comma 1। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मान लो मेरा टेस्ट है एच नॉट थीटा इज 0 अगेंस्ट h1 में थीटा इज 1। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द रिजेक्शन रीजन। तो द रिजेक्शन रीजन using likelihood ratio test, using likelihood ratio test is क्या आएगा जरा बताइए निकाल के। क्या ऐसा होगा कि मॉड एक्स बार मोर देन 1, ऑप्शन बी मॉड एक्स बार लेस देन 1, या 1 के बजाय मैं कांस्टेंट कर देता हूं क्योंकि एक सम के आएगा ना। यहां लिखता हूं फॉर सी मोर देन 0, यहाँ पे कोई नंबर है सी, सी, ऑप्शन बी एक्स बार मोर देन सी, ऑप्शन डी एक्स बार लेस देन सी। बताना इन चारों में से कौन सा क्रिटिकल रीजन आएगी इस क्वेश्चन के लिए यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। कर पाएंगे ट्राई? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये रखा है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने हैं। तो यू नो लाइक्लीहुड फंक्शन इज द ज्वाइंट पीएमएफ और ज्वाइंट पीडीएफ एट ईच एक्स आई फ्रॉम 1 to n। सो इट इज ज्वाइंट पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, उसके बाद लाइक्लीहुड फंक्शन में एक बार थीटा की जगह थीटा नॉट रखो, एक बार थीटा 1 रखो, रेशियो लो, लेस देन इक्वल टू के करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप बताओ क्या आंसर आएगा। इनमें आंसर बताइए क्या आंसर होगा इनमें से। प्रोसीजर समझ आ रहा है? जब लिखोगे तभी समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। सो एवरीवन ट्राई टू राइट, आप लिख के बताओ क्या आंसर आएगा। D option.
क्या आया? एक्स बार इज लेस देन सी। अच्छा डी आया आपका, ठीक है। बाकी लोग देखिए, क्या यही आएगा? सर बी। बी आ रहा है, ओके। अगर एक का डी एक का बी आया, अगेन मैं क्वेश्चन को टर्न कर दूंगा, तो क्या चेंजेज आएंगे या सेम आंसर रहेगा? अगर मैं इसी क्वेश्चन को वो कर दूं, जस्ट एच नॉट एच वन चेंज कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आंसर सेम रहेगा या बदलेगा? ये दो क्वेश्चन लगा रहा हूं, दिख जाएगा। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे एच नॉट एच वन चेंज कर देते हैं एंड बाकी सेम रहेगा। सो तब क्या आंसर आएगा? सो यहाँ वन कर देते हैं, यहाँ ज़ीरो कर देते हैं, तो भी सेम रहेगा या चेंज होगा? यहाँ पे बताइए। सर चेंज हो जाएगा। सॉल्व करके देखो। तो इसमें दो ऑप्शन आया है, किसी का बी किसी का डी। अब चेक करो सही क्या है, और यहाँ पे बताओ फिर क्या होगा। मैंने एच वन एच नॉट एच वन को बस चेंज कर दिया। सर चेंज हो जा रहा है। ओके, सर क्वेश्चन वन आंसर बी आएगा। टू में दोनों एक साथ सॉल्व करके बताओ। तो वन में बी टू में डी, अच्छा। सो
Yes, sir, 230. चलो देखो, तो मैं सॉल्व करूं या बाकी लोगों को समझ आ रहा है? सॉल्व करूं क्या या आगे बढ़ूं? जैसे ये लोग बता रहे हैं बी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे डी आएगा। चलो मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ तो सिमिलरली हो जाएगा। वो तो मुझे लग रहा है सबका सही आया होगा। इसको चेक करता हूँ 1 अगेंस्ट 0 क्या हो रहा है। सो जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे एक्स आई माइनस, है ना, तो वैसे तो म्यू होता है थीटा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सिग्मा तो 1 है इसमें, तो यहाँ तक आ गया। इसको थोड़ा और मैं अगर सिंप्लीफाई पहले ही कर दूँ तो क्या होगा यहाँ से कि, या वैसे कर लो तो क्या होगा, हमें क्या करना है एच नॉट अपॉन थीटा 1 लेस देन इक्वल टू के, इसको सॉल्व करने हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें थीटा नॉट की वैल्यू है 1 and 0, है ना, थीटा 1 है 0, तो यहाँ आ जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी लोग अब बस इसको सॉल्व कर लो। है ना, यहाँ से ऐसे याद भी रख सकते हो, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जो थीटा 1 है ना, थीटा 1 जो है मोर देन थीटा नॉट है, तो क्रिटिकल डिवीजन कुछ ऐसा आता है ना, मतलब एक्स बार मोर देन सी। और यहाँ पे तुम देखोगे जो थीटा 1 है, मतलब h1 में जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन थीटा नॉट है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार लेस देन सी, ये आएगा ना। तो ये इन जनरल आप थ्योरम भी याद रख सकते हो, तो वैसा होगा। ये इन जनरल रिजल्ट है, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस केस। मैं थीटा नॉट थीटा 1 कुछ भी रखूं, यहाँ पे अगर मैं थीटा नॉट की वैल्यू लेस देन थीटा 1 ले रहा हूँ, कुछ भी, यहाँ 1 यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ 3 यहाँ 4 या कोई भी नंबर जहाँ थीटा नॉट लेस देन, यही क्रिटिकल रीजन आएगी बी वाली। और यहाँ भी वैसे ही, क्योंकि तो रेसिप्रोकल ही हो गया ना। तो देखो अभी जो मैं लिख रहा था, तो ये दूसरे क्वेश्चन में ये वाला केस है, अभी तुम देखो तो ये सेकेंड क्वेश्चन में ये वाला केस है ना, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, तो ये दूसरे क्वेश्चन में ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका उल्टा ही हो रहा है तो फॉर्मूला वही, बस यहाँ पे एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1। तो पहले क्वेश्चन में तो यही चीज़ है कि थीटा नॉट में 0 है और इसको भी लेस देन इक्वल टू के करोगे, तो यहाँ हम ये कर रहे हैं और यहाँ हम ये कर रहे हैं, तो आना तो अपोजिट ही है ना। तो जस्ट पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। बताओ भाई बाकी लोग, किसी ऐसा कोई है जो चाहता है मैं सॉल्व करूं? वही है, पुट करेंगे एक बार थीटा को 0, एक बार थीटा को 1, डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई होके खुद ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आ जाता है थीटा 1 मोर देन थीटा, तो मोर देन सी आ जाएगा, और इसका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार लेस देन सी आ जाएगा। अब बस कैलकुलेशन है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं करूंगा। सर जो आपने पीछे लिखा है सर, वो सर सिंपल सिंपल के लिए वैलिड है, सिंपल कंपोजिट? नहीं, सिर्फ सिंपल सिंपल के लिए, ओनली फॉर द सिंपल वर्सेस सिंपल। मैं इसको फिर से क्लियरली थ्योरम में लिख देता हूँ। सो यहाँ ऐसा है कि लेट x1 x2 xn इट इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो ये आप याद भी रख सकते हो, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, नोन मतलब गिवन, सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ h0 जहाँ थीटा की वैल्यू थीटा नॉट है,
एंड हम टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट H1 जहां थीटा की वैल्यू थीटा 1 है। ठीक, अब क्या होगा कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आएगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रीजन जो होगा दैट विल बी, पहला ये होगा रिजेक्ट H0 इफ x बार मोर देन c व्हेन, ये तब होगा पहला है जब अगर थीटा अगर ऐसा हुआ, इफ थीटा अगर थीटा की वैल्यू थीटा 1 मोर देन थीटा नॉट है, देन ये वाली क्रिटिकल रीजन आपकी आएगी। और दूसरा केस ये है कि जब थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट है तो ये वाली क्रिटिकल रीजन आएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल रीजन आएगी, ये इन जनरल ट्रू है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन मिले आपको तो हर बार निकालना नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये याद है सो हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एवरी टाइम, ये है। दूसरा, इसी में मान लो मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं अगर अभी, सो द सेकेंड क्वेश्चन इफ वी राइट कि ये क्वेश्चन लिख के बता देता हूं, मान लो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3, let x1 x2 xn is normal is a random sample 0 सिग्मा स्क्वायर, मान लो ये है 0 सिग्मा स्क्वायर, म्यू 0 है। अब आपको टेस्ट करना है H0 में सिग्मा स्क्वायर इज 1 अगेंस्ट H1 सिग्मा स्क्वायर इज 2। आप इसको टेस्ट करो, सिग्मा स्क्वायर इज 1 अगेंस्ट सिग्मा स्क्वायर इज 2, तो इसमें क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, लाइक्लीहुड रेशियो क्रिटिकल रीजन, ये क्या आएगी। यहां भी 4 ऑप्शन लिख सकता हूं मैं, म्यू तो नोन है यहां पे, है ना। तो क्या आएगा, समेशन xi स्क्वायर, इसकी मॉड, अच्छा तो पॉजिटिव ही होगी, मोर देन c लेस देन c, इस तरह से है। बताओ इन चारों में क्या क्रिटिकल रीजन आएगी। ऑप्शन ए। ओके, और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, ठीक है जी। देखो तो इसमें मैं रिवर्स कर देता हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज 4, यहाँ 2 और यहाँ 1 कर दिया। अब क्या आएगा, अच्छा 1 में बी आ रहा है, मतलब ये 3 4 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है आपके पास। समेशन एक्स स्क्वायर इज लेस देन सी होगा। थर्ड क्वेश्चन में, हाँ ये थर्ड में, थर्ड और फोर्थ कर दिया ना। तो फोर्थ में क्या होगा फिर, उसके उल्टा, समेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। अच्छा, बट आई थिंक आप उल्टा निकाल रहे हैं, चेक कीजिए बाकी लोग, ये सही बता रहे हैं ये लोग।
थर्ड में ए और फोर्थ में बी। ओके यस सर, थर्ड में ए, फोर्थ में बी। ठीक है। तो है तो सिमिलर ही। अब बताओ भाई, सॉल्व करूं या क्या करूं? क्या करना है? सिमिलर वही है कि अगेन यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन एंड ये सब थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहा हूं मैं। सो अगेन यू विल राइट लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो 1/√2 पाई इसकी पावर n, सिग्मा की पावर n, ये आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन। एंड e की पावर -12 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? स्पेशली वो तो जीरो ही है। अब क्या करना आपको? सिंपली एक बार सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पे 1 रखना है, एक बार सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पे 2 रखना है। तो जब सॉल्व करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इफ़ यू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना आपको? सिंपली यू हैव टू सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे रखना है लाइक्लीहुड फंक्शन h0 में है 1, सिग्मा स्क्वायर को 1 और सिग्मा स्क्वायर को 2, लेस देन इक्वल टू k करके सॉल्व करने हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा समेसन xi स्क्वायर मोर देन c फॉर सम कांस्टेंट c। और इस वाले पार्ट में क्या करना है? यहाँ पे h0 हमने 2 1 कर दिया। तो अगेन यहाँ पे है दिस अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन सेम है। तो ये अगर मान लो आपने वहाँ लेस देन इक्वल टू k किया, तो जब अगर ये सॉल्व कर ले, इसका रेसिप्रोकल ही आना है, तो रेसिप्रोकल ही है ना, 1 2, यहाँ 2 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके समेसन xi स्क्वायर लेस देन k। तो इसका भी एक थ्योरम है ना। तो ये सिंपल थ्योरम ही है। थ्योरम ये है कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर वेयर म्यू इज नोन। म्यू जो आपका नोन पैरामीटर है, मतलब म्यू गिवन है, म्यू नोन होगा। तो उस केस में h0 इज सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा नॉट स्क्वायर अगेंस्ट h1 है सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा 1 स्क्वायर। फिर से यहां पे क्या होगा? सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रीजन है ना, उससे। सो लाइक्लीहुड रीजन क्या होगा? तो वही पहला केस है कि अगर सिग्मा 1 स्क्वायर मोर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर है, देन जो आएगा रिजेक्शन रीजन दैट विल बी रिजेक्ट h0 इफ समेसन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में म्यू 0 था, इसलिए क्योंकि म्यू यहाँ नोन है। सो ये आएगा मोर देन c। एंड अगर सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर है, देन जो रिजेक्शन रीजन होगी रिजेक्ट h0 इफ समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर दैट विल बी लेस देन c। ये कि कब है? जब म्यू नोन है, इसलिए म्यू यूज हो रहा है।
तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। जैसे मैं आगे अगर बात करूं तो मैं अभी अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी जो हम क्रिटिकल रीजन जहां डिफाइन कर रहे थे ना, तो जनरली हमने क्रिटिकल रीजन ऐसे डिफाइन किया। ये जो मैं क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर रहा था, तो हम यहाँ ऐसा लिखते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट, है ना, इफ जैसे यहाँ एक्स वैक्टर बिलोंग टू सी, ऐसा होता है। सो एक आगे वर्ड आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, एक फंक्शन आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये होता है। और एक होता है टेस्ट फंक्शन। ये क्या है, व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक? तो एन एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक, है ना, तो एस्टिमेटर की बजाय स्टैटिस्टिक ही लिखो। सो अ एस्टिमेटर या अ स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्ड in the critical region, in the critical region of a test। देखो टेस्ट यूनिकली डिटर्मिन क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन यूनिकली डिटर्मिन टेस्ट। या मैं समझूं कि टेस्ट इज डिफाइंड बाय इट्स क्रिटिकल रीजन एंड क्रिटिकल रीजन इज डिफाइंड बाय इट्स टेस्ट। तो जब बोलता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, जो कि कल डिस्कस करेंगे, तो वो सेम मतलब है, आप लिखो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, दोनों एक ही बात है। सो इस तरह से है। सो स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्ड इन द क्रिटिकल रीजन ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक, है ना। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने एक क्वेश्चन अभी जैसे आपने सॉल्व किया था, जैसे मैं इसका अगर एग्जाम्पल लिखता हूं, तो अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। इसमें जब हमने एच नॉट लिया था कि सिग्मा स्क्वायर इज 1 अगेंस्ट h1 हमने कंसिडर किया कि सिग्मा स्क्वायर इज 2, ये लिया था। इसमें हमने जो रिजेक्शन रीजन निकाले हैं वो क्या आया है, हमने निकाला रिजेक्टिंग एच नॉट इफ समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर ज़्यादा है तो मोर देन सी। तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज t इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं रिजेक्शन रीजन क्या हो गया। सो हेयर रिजेक्शन रीजन इज रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन सी, वेयर टी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक, है ना। तो इस तरह से है। यहाँ मोर देन था ना, सॉरी, तो यहाँ पे मोर देन आया तो मोर देन सी। तो ये रिजेक्शन रीजन। एक वर्ड आता है टेस्ट फंक्शन, है ना, तो वो क्या है, टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन तो जनरली रैंडमाइज और नॉन रैंडमाइज टेस्ट। तो मेनली हम जो लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, तो हम जो अभी टेस्ट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो सब रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज है। नहीं, ये सब नॉन रैंडमाइज होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, रैंडमाइज्ड में क्रिटिकल रीजन की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है और नॉन उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो अब ये नॉन रैंडमाइज वाला है। तो इसमें क्या होता है कि क्या हमने भी लिखा ना कि मान लो ऐसा लिखता हूं, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज मोर देन सी। अभी जैसे ये लिखा ना, या मैं बोलूं कि वैसा लिख दिया क्रिटिकल रीजन टी इज मोर देन सी, या इट्स बेटर कि मैं ऐसा लिखूं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स वैक्टर बिलोंग्स टू सी, ऐसा है ना। सो एक्स क्या है, वैक्टर आपको पता है पहले से, एक्स वैक्टर है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सैंपल। तो ये लिखने के बजाय क्या लिखते हैं यहाँ पे कि, है ना, तो क्रिटिकल रीजन में जो स्टैटिस्टिक यूज था उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक बोल रहे थे। अभी मैं टेस्ट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। सो अ फंक्शन डिफाइंड बाय फाई एक्स, ये होगा एक्स वैक्टर होगा। तो यहां पे होगा कि 1 when x belongs to C and 0 when x does not belong to C। मतलब जब x वैक्टर क्रिटिकल रीजन में है तो वैल्यू 1 लिया, सो दिस विल बी कॉल्ड टेस्ट फंक्शन। तो ये अभी क्या है, इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन। और रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन कैसा होता है, अभी ऐसा होगा कि अ फंक्शन डिफाइंड बाय फाई एक्स, ऐसा होगा p1 माइनस p जब x बिलोंग्स टू c एंड 1 माइनस p व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू c।
सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट फंक्शन। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम रैंडमाइज टेस्ट, और ये भी एक टेस्ट फंक्शन है। दिस इज कॉल्ड अ टेस्ट फंक्शन, और ये किसका, ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट है। ठीक है ना। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, जो भी थ्योरी लिख रहा हूं, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा। जब हम लिखते हैं ना रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सी, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको बोलेंगे नॉन रैंडमाइज टेस्ट, और ये रैंडमाइज टेस्ट है। तो जनरली इस पे हम काम कर रहे हैं, हम जो भी अभी थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये है सर हाउ टू डिसाइड रैंडमाइज एंड नॉन रैंडमाइज? वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा, है ना। मोस्टली वी वर्क ऑन नॉन रैंडमाइज टेस्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, हाँ रैंडमाइज टेस्ट सिलेबस में है? नहीं नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो वैसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ऐसे बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, लेकिन है नहीं। सो अभी मैं यही स्टॉप करता हूं, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। तो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आज डिफाइन किया है, कल भी मैं डिफाइन करूंगा। साइज ऑफ द टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट, ये सब तो कल हम लोग ये डिफाइन करेंगे, फिर आगे मोस्ट पावरफुल टेस्ट ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। बाकी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं।